बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए एक बहुत बहुत बड़ी खबर है। एक ऐसा ऑफिशियल अपडेट आया है जो सीधा आपकी अगली वैकेंसी पर असर डालेगा। मतलब अगर आप बीपीएससी, बिहार पुलिस या बीएसएससी जैसे एग्जाम देने की सोच रहे हैं तो इन नए नियमों को समझना आपके लिए मतलब बेहद जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में रिजर्वेशन के नियम बदल गए हैं? देखिए, बदला तो नहीं कहेंगे, पर हाँ, सरकार ने ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को लेकर कुछ बहुत ही जरूरी बातें एकदम साफ कर दी हैं। और ये जानना हर उस कैंडिडेट के लिए क्रूशल है जो इस भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा बनने जा रहा है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे बिहार के नए जॉब रूल्स की, फिर ईडब्ल्यूएस कोटे को अच्छे से समझेंगे, आपकी एलिजिबिलिटी भी चेक करेंगे, एक बहुत बड़े रूल चेंज पर भी नजर डालेंगे और हाँ, आखिर में आपको एक फाइनल चेकलिस्ट भी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से। और हाँ, एक बात मैं पहले ही साफ कर दूं, ये सारी जानकारी ऑफिशियल गवर्नमेंट सर्कुलर पर बेस्ड है, तो एक एक बात को जरा ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, हुआ ये है कि बिहार के सामान्य प्रशासन विभाग ने 24 मार्च 2024 को एक ऑफिशियल लेटर जारी किया है। अब इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इस तारीख के बाद बिहार में जो भी सरकारी भर्तियां आएंगी, चाहे वो बीपीएससी की हो, बीएसएससी की हो या फिर सिपाही भर्ती हो, सब पर यही नए नियम लागू होने वाले हैं। ठीक है, तो इस पूरे अपडेट का जो सबसे बड़ा फोकस है ना, वो है ईडब्ल्यूएस कोटा। तो चलिए इसे पूरी तरह से डिकोड करते हैं कि आखिर ये है क्या और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। तो ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, मतलब कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% सीटें रिजर्व्ड हैं। और ये रिजर्वेशन उन कैंडिडेट्स के लिए है जो एससी, एसटी या ओबीसी आरक्षण के दायरे में नहीं आते हैं। अब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए जो पहली और सबसे जरूरी शर्त है वो है इनकम। आपके पूरे परिवार की ग्रॉस एनुअल इनकम यानी पिछले फाइनेंशियल ईयर की कुल कमाई 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। और ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें खेती, बिजनेस, प्रोफेशन, सैलरी सब कुछ जोड़ा जाता है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ इनकम पर ही खत्म नहीं होती। ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति की भी कुछ लिमिट्स हैं। जैसे आपके परिवार के पास 5 एकड़ से कम खेती की जमीन होनी चाहिए, आपका जो रहने वाला फ्लैट है वो 1000 स्क्वायर फीट से कम का हो, और अगर कोई प्लॉट है तो म्यूनिसिपैलिटी एरिया में 100 स्क्वायर यार्ड से कम और म्यूनिसिपैलिटी से बाहर 200 स्क्वायर यार्ड से कम होना चाहिए। ओके, तो रूल्स तो हमने समझ लिए, पर अब आते हैं उन पेचीदा सवालों पर जहां अक्सर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। क्या आप सच में एलिजिबल हैं? चलिए पता लगाते हैं। और ये रहा सबसे बड़ा और सबसे कॉमन सवाल जो लगभग हर कोई पूछता है। क्या दूसरे राज्यों के कैंडिडेट्स बिहार की नौकरियों में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का फायदा ले सकते हैं? इसका जवाब एकदम सीधा और साफ है, बिल्कुल नहीं। इस रूल को जरा ठीक से समझ लीजिए। ईडब्ल्यूएस का फायदा सिर्फ और सिर्फ बिहार के मूल निवासियों को ही मिलेगा। मतलब अगर आप किसी और राज्य से हैं और भले ही आपके पास अपने स्टेट का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट क्यों ना हो, बिहार में आप सिर्फ जनरल या अनरिजर्व्ड कैटेगरी में ही अप्लाई कर पाएंगे। अच्छा, अब आते हैं एक और बहुत ही जरूरी सवाल पर, खासकर शादीशुदा महिला कैंडिडेट्स के लिए जिनके डॉक्यूमेंटेशन को लेकर ना हमेशा ही कंफ्यूजन बना रहता है। तो यहाँ पर एक तरह का डबल चेक सिस्टम है। देखिए, शादीशुदा महिलाओं के लिए जो इनकम और एसेट सर्टिफिकेट बनेगा वो तो उनके पति के इनकम एसेट्स के आधार पर होगा, लेकिन ये साबित करने के लिए कि वो बिहार की मूल निवासी हैं, उन्हें अपने पिता के पते से बना हुआ निवास प्रमाण पत्र यानी रेजिडेंस सर्टिफिकेट दिखाना ही पड़ेगा। ये याद रखिए, दोनों ही डॉक्यूमेंट जरूरी हैं। चलिए अब बात करते हैं इस सर्कुलर के सबसे बड़े और शायद सबसे सरप्राइजिंग रूल चेंज की। तो सवाल ये उठता है कि मान लीजिए किसी भर्ती में ईडब्ल्यूएस कोटे की सीटें खाली रह जाती हैं, मतलब क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ही नहीं मिलते, तो फिर उन सीटों का क्या होगा? और यहीं पर हुआ है सबसे बड़ा बदलाव। नया नियम एकदम साफ कहता है कि ये सीटें अब अगली वैकेंसी के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं की जाएंगी। जी हाँ, जो बैकलॉग बनाने का पुराना सिस्टम था ना, वो अब खत्म कर दिया गया है। तो फिर सवाल है कि उन खाली सीटों का होगा क्या? तो सुनिए, वो वेकेंट सीटें उसी भर्ती में उसी साल जनरल मेरिट के कैंडिडेट से भरी जाएंगी। इसको ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए 100 ईडब्ल्यूएस सीटें खाली रह गईं, तो वो 100 सीटें उसी वक्त जनरल कैटेगरी की मेरिट लिस्ट में ट्रांसफर हो जाएंगी। ये जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए वाकई एक बहुत बड़ी खबर है। चलिए कुछ और छोटे
लेकिन बहुत ज़रूरी पॉइंट्स पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। पहली बात, याद रखिए EWS कैंडिडेट्स को उम्र में कोई छूट मतलब एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। दूसरी बात, अगर सर्टिफिकेट में कोई भी गड़बड़ी पकड़ी गई तो नौकरी तो जाएगी ही, साथ में लीगल एक्शन भी होगा। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, आपका EWS सर्टिफिकेट सिर्फ 1 साल के लिए ही वैलिड होता है। तो इतनी सारी जानकारी के बाद अब सवाल आता है कि एक्शन प्लान क्या हो। तो ये रही आपकी फाइनल चेकलिस्ट, ताकि जब आप फॉर्म भरें तो आपसे कोई भी गलती ना हो। सबसे पहले तो अपने परिवार की पिछले फाइनेंशियल ईयर की इनकम को वेरीफाई कर लीजिए कि वो 8 लाख से कम है। दूसरा, अपनी सारी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को ऑफिशियल लिमिट से एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लें। तीसरा, ये पक्का कर लें कि आपका EWS सर्टिफिकेट करंट है, एक्सपायर तो नहीं हो गया है। जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो पति का इनकम सर्टिफिकेट और पिता का रेजिडेंस प्रूफ दोनों तैयार रखें। और हाँ, जो महिलाएं डिवोर्स्ड या सेपरेटेड हैं उनका सर्टिफिकेट उनके पिता के इनकम के आधार पर ही बनेगा। देखिए, इन रूल्स को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। एक छोटी सी गलती भी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट करवा सकती है। हमेशा याद रखिए, एग्जाम की तैयारी जितनी ज़रूरी है ना, उतना ही ज़रूरी है इन ऑफिशियल नियमों की सही जानकारी रखना। और अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूँ। ये जो नया नियम आया है कि EWS के खाली सीटें अब जनरल कैटेगरी में चली जाएंगी, आपको क्या लगता है? इससे आने वाले एग्जाम्स में कंपटीशन पर और कट ऑफ पर क्या असर पड़ने वाला है? इस पर सोचिएगा ज़रूर। ऐसी ही लेटेस्ट और ऑफिशियल जॉब अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि कोई भी ज़रूरी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगले अपडेट के साथ।